हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मीटर सेतु जो हम कल पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और इसको अच्छा से समझने का और प्रयास करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से एंड प्रैक्टिकल के हिसाब से, क्योंकि इसके बेस पर 3 प्रैक्टिकल आपके मेजर प्रैक्टिकल हैं जो आपको करनी है, इसलिए इस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को अच्छे से वॉच करते हुए और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए इसकी स्टडी करेंगे और इसको समझेंगे, और सभी इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है और आप सभी से हम बार बार इस चीज़ के बारे में आपको सूचित कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस होइए, क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बाना इस प्रकार से बनता जा रहा है जिसके आधार पर आज के समय की सिचुएशन को देखते हुए हमें खुद अपने आप को सचेत होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी और इंसानियत अपने अंदर लाने बहुत जरूरी है, क्योंकि मानवता की रक्षा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी सोच है। हम कितने अच्छे बन जाएं, कितना अच्छा हम पढ़ लें, लेकिन यदि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, तो हम किसी काम के नहीं है। तो आप एजुकेशन सबसे बड़ा जो रोल है शिक्षा का वो यही है कि आपको संस्कारवान बनाती है, आपको अनुशासन की समझ आपके अंदर बन पाती है, आपको ईमानदार बनाती है और सच्चाई का सामना और सच्चाई के साथ चलकर अपने पथ पर आगे बढ़ना, यही एक अच्छी शिक्षा की विशेषता है। तो आप इस चीज को ग्रहण करें, अपने अंदर मानवीय मूल्य को पनपाइए, उनको अपने अंदर लाइए, अपने चारों के वातावरण के अंदर जो घटना घटित हो रही है उनको समझिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे लिए क्या सही है और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। यही आपकी एक अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे स्टूडेंट के रूप में और अच्छे समाज के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो हर उस चीज जो आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए अच्छी है, उसको अडॉप्ट कीजिए और जो बुराई है उस चीज से आप दूर रहिए। तो हम आपको एजुकेशन शिक्षा यानी आपके सिलेबस को कवर करें, उसके साथ साथ हमारा एक दायित्व बनता है कि हम एक अच्छे गुणों को, मानवीय मूल्यों को अपने अंदर अडॉप्ट करें, उनको धारण करें और उनके अनुसार हम अपने आसपास जो भी हो घटनाएं घटित हो रही हैं वो मैसेज दें कि एक अच्छा नागरिक बनना इस समाज के लिए, देश के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो मीटर सेतु, जो हमने कल पढ़ लिया था कि इस प्रकार का एक मीटर सेतु है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 एल आकार की पट्टियां लगी होती हैं जो कि तांबे की होती है। यहाँ ए से सी तक 1 मीटर लंबा प्रतिरोध वायर होता है जो कांस्टेंट मैग्नेटिक का बना होता है। ये इसलिए बना होता है क्योंकि जब तार के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो तार जूल का उसमें पूरा I²RT के अनुसार गर्म हो जाता है, इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गर्म हो जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और इसके कारण से इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो हम वो तार काम में लेते हैं जिसके प्रतिरोध को कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए यहाँ पर ये जो तार काम में लिया गया है वो कांस्टेंट या यूरेका का बना होता है। इसकी सहायता से ये प्रतिरोध बॉक्स यहाँ पर लगा होगा जिसमें से उचित प्रतिरोध हम निकाल लेंगे। यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध लगा होगा। जैसे ही कुंजी को दबाएंगे बैटरी से धारा प्रवाहित होगी, लेखलांश से धारा प्रवाहित होगी और अब हम क्या करेंगे, जो धारामापी है उसके साथ जॉकी जुड़ी, इस जॉकी को पहले तार के सिरे ए पर टच करवाएंगे
तो हम देखेंगे धारामापी में विक्षेप इस तरफ आ रहा है, फिर इस सी पर जब टच कराएंगे तो धारामापी में विक्षेप इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब आपकी परिपथ व्यवस्था सही है। अब जैसे जैसे हम ए से इसकी तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, तो विक्षेप पहले जो इधर आ रहा था वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर विक्षेप क्या आ गया, 0 आ गया। वह पॉइंट हमें देखना है कि ए से जो कि को सी की तरफ तार पर टच कराते हुए जाते हैं, तो इस तार पर एक ऐसा बिंदु हमें बी मिलेगा जहां पर धारामापी में विक्षेप 0 आ जाएगा। धारामापी में विक्षेप 0 का मतलब हुआ इस वाले शाखा में कोई धारा नहीं बह रही और इस वाले कोई शाखा में धारा नहीं बह रही, इसका मतलब ये डी और बी है, इसके मध्य विभांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके कारण से इसमें धारा नहीं बह रही। अगर इसके मध्य विभांतर 0 हो गया तो इसका अर्थ हुआ ये ब्रिज कौन से कंडीशन में आएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। और संतुलन की अवस्था का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P/Q = R/S। पर ए से ये बी के मध्य का ये प्रतिरोध P होता है। अगर इसकी लंबाई L है और इसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, यानी प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो L/E होता है। नीचे भी आएगा, ये क्यों है, B रहेगा रो 100 - L, क्योंकि 100 - L है अपॉन ए से ए कटेगा, रो से कट गया, ऊपर जाएगा, तो R/S = आपके पास क्या आएगा, 100 - L, क्या आएगा, नहीं L/100 और S बराबर क्या आ जाएगा, 100 - L/L × R। ये हमारे पास फॉर्मूला इसका प्राप्त हो चुका है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात नहीं, फॉर्मूला S बराबर 100 - L/L × R। R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स में से निकालेंगे प्रतिरोध का मान, इस प्रतिरोध बॉक्स में से निकालेंगे प्रतिरोध का मान है, यह अज्ञात प्रतिरोध है, आपको ध्यान रखना है। तो जब S का अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो 100 - L, यानी इसके जस्ट नीचे की जो लंबाई है, जस्ट नीचे की लंबाई 100 - L होगी वो आएगी, और इसके नीचे यहां से यहां तक की लंबाई L आएगी, और इनमें क्या आएगा, R आएगा, तो हम याद कर सकते हैं। तो इस उपकरण को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ये उपकरण कैसा है, आपको ये उपकरण ये आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का, इसको मैं ऐसा बनाऊं, ये आपका मीटर सेतु, ये आपके लैब के अंदर जो मीटर सेतु होगा वह इस प्रकार का होगा, यानी एक लकड़ी का बॉक्स आपको दिख रहा है, एक लकड़ी का बॉक्स है, पूरी तरीके से लकड़ी का। इस लकड़ी के बॉक्स पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये स्केल है, आपको दिख रही होगी ये स्केल है, इस पर 0 से 100 तक लिखा हुआ है, 0 से 100 तक इस स्केल पर लिखा हुआ है, और इस स्केल पर एक वायर है, थोड़ा सा हाथ से इसके ऊपर ये वायर अगर थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे तो ये वायर दिख रहा है, ये वायर इसके ऊपर कसा हुआ है, ये प्रतिरोध वायर है जो कि किसका बना होता है, कांस्टेंट मैग्नीशियम या यूरे का बना होता है, जिसके इसका सिरा ये A है, इसको हम A सिरा मान लेते हैं, और इसका सिरा ये C है। तो इस जो मीटर स्केल A मीटर लंबी मीटर स्केल है, इसके ऊपर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है, इस पर ही 1 मीटर लंबा जो प्रतिरोध वायर है वो कसा हुआ होता है। क्लियर समझ में आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तांबे की पत्तियां लगी हुई है, इसमें तो पित्तल की लगी हुई है, तांबे की नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्योंकि तांबा अच्छा अलग होता है, तांबे की होगी। देख सकते हैं एक पत्ती इसमें ये अलग है, देख सकते हैं ये यहां से यहां तक ये बना हुआ है, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रही है आपको, ये एल यहां से लेकर ये एल वाली, ये जो लगी हुई एल, ये कौन सा आपका, ये एल लगी हुई है, इस पत्ती को हमने क्या नाम दिया, एल नाम दिया। दूसरी पत्ती ये लगी हुई, आप देख सकते हैं ये एल, दूसरी पत्ती ये एल लगी हुई, इसको हमने क्या नाम दिया, एल नाम दिया। और इनके मध्य में एक पत्ती और है, ये वाली पत्ती और आपको दिख रही है, ये वाली, ये डी पत्ती, डी पत्ती, ये पत्ती है। तो 2 एल है, कोनों पर 2 एल पत्ती है, मध्य में एक अन्य पत्ती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये डी है, ये पॉइंट क्या है,
डी पॉइंट है। इन दोनों के मध्य गैप है और इन दोनों के मध्य गैप है। इस गैप में हम क्या लगा देंगे, बीच में कनेक्शन नहीं है, इस गैप के मध्य हम क्या लगाएंगे, प्रतिरोध बॉक्स जो लगा हुआ है, प्रतिरोध बॉक्स के एक सिरे को यहाँ से कनेक्ट करेंगे और प्रतिरोध बॉक्स के दूसरे सिरे को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, दूसरे सिरे को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स लगेगा और यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें अज्ञात प्रतिरोध इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसका सिरा ए है, इस सिरे ए को हम क्या करें, लेग्रांज सेल से जोड़ेंगे। लेग्रांज सेल से जोड़ेंगे, लेग्रांज सेल का नेगेटिव सिरा हम कुंजी से जोड़ेंगे, कुंजी का अंतिम सिरा हम किससे जोड़ देंगे, इस बी से। दिख रहा है, यहाँ पर इसका सिरा ए है, इसको हमने लेग्रांज सेल के प्लस से जोड़ा, लेग्रांज सेल का माइनस जो कुंजी से जोड़ा, कुंजी का सिरा हमने क्या जोड़ा, इसके सिरे सी से जोड़ेगा। ठीक है, फिर ये आपका पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट को हम क्या करेंगे, धारामापी से जोड़ देंगे। धारामापी का दूसरा सिरा हम जॉकी को जोड़ेंगे और जॉकी हमारे हाथ में होगी, जो कि एक प्रकार का मेटल है जिसके आगे का सिरा साफ होगा, उसको हम इस वायर पर टच कराएंगे, ऐसे टच कराएंगे, ऐसे टच कराते जाएंगे। ऐसे टच कराएंगे तो हमें पता लगेगा धारामापी में धारा की दिशा किस तरफ है, धारामापी विक्षेप किस तरफ आ रहा है। तो इधर से हम टच कराते हुए और इस प्रतिरोध बॉक्स में से उचित प्रतिरोध निकालेंगे तो इसमें एक ऐसा बिंदु यहाँ पर इस तार पर मिलेगा जब धारामापी विक्षेप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा और वो इस ब्रिज की क्या होगी, संतुलन कंडीशन होगी। तो ये जो आपके सामने मैं लेके खड़ा हूं, ये है मीटर सेतु है जो ऐसा का ऐसा ही है। इसके ऊपर हमें कुछ प्रतिरोध बॉक्स लगाना पड़ेगा, अज्ञात प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, धारामापी लगाना पड़ेगा और सेल और कुंजी इसके अंदर लगाएंगे तो पूरा कंप्लीट इस प्रकार का तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए समझ में आया होगा और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरह से इसको हम समझ लेंगे। तो ये चीज आपको कल जो बताया था उसको समझाया था। एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, आपकी बुक का न्यूमेरिकल है 6.4। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6.4 इसको करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोधक बॉक्स से 8 ओम का प्रतिरोध निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मीटर सेतु के प्रयोग में प्रतिरोध बॉक्स में से 8 ओम का प्रतिरोध निकालना है, यानी इसमें से कितने ओम का निकाला, ये प्रतिरोध बॉक्स है उसमें से 8 ओम का प्रतिरोध निकाला। प्रतिरोध बॉक्स में से 8 ओम का प्रतिरोध निकालकर अविक्षेप की स्थिति तार के उच्च विभव के सिरे, अविक्षेप की स्थिति तार के उच्च विभव के सिरे, तार का उच्च विभव कहां होगा, जिस बिंदु से तार का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ, जैसे तार का पॉजिटिव टर्मिनल कहां से जुड़ा हुआ है, ए से, तो ये उच्च विभव पर है और दूसरा ये नेगेटिव है, निम्न विभव पर है। तो तार के उच्च विभव के सिरे से 45.5 सेंटीमीटर में प्राप्त होती है ये डिस्टेंस, यानी एल डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कितनी होगी, 45.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है, उच्च विभव है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, 45.5 सेंटीमीटर। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, इसमें दो चीज ज्ञात करनी, पहला अज्ञात प्रतिरोध, पहला क्या ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है और इस फॉर्मूले की सहायता से, मीटर सेतु की सहायता से, यानी एस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एस के लिए हमारे पास क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र हमारे पास है एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए देखिए, एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल, तो 100 माइनस 45.5 अपॉन 45 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, 8 होगी। निकालिए एस इक्वल्स टू कितना आएगा, 55.5, ये 54.5 अपॉन 45.5 इंटू 8 और यहां से इसका कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 9.5। सिंपल सा हो गया, यानी प्रतिरोध बॉक्स में से 8 ओम का प्रतिरोध निकालने पर तार के उच्च सिरे पर संतुलन बिंदु 45.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्राप्त होता है। इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, इसमें दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि यदि
प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की स्थिति को बदल दिया जाए तो नई संतुलन लंबाई क्या होगी, ये ध्यान में रखना है। सेकंड क्या पूछा है, यदि प्रतिरोध बॉक्स तथा एस को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए आपस में बदल दिया जाए तो नई संतुलन लंबाई क्या हो, नई संतुलन लंबाई क्या होगी, ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज पूछ जाती है। क्या कह रहा है कि आप ध्यान दीजिए, प्रतिरोध बॉक्स यहां पर लगा और एस यहां लगा हुआ है तो संतुलन लंबाई पॉइंट ए से काउंट होगी। जब एस अननोन रेजिस्टेंस यहां पर है तो संतुलन लंबाई यहां से काउंट होगी, संतुलन लंबाई यहां से काउंट है। लेकिन इस एस को यहां पर दे दिया और आर बी को यहां पर दे दिया, संतुलन लंबाई हमेशा वो होती है जिधर आर बी लगा, प्रतिरोध बॉक्स लगा हो, वो संतुलन लंबाई होगी। तो इसके नीचे वाली संतुलन लंबाई है, ये इधर से आ गया तो ये संतुलन लंबाई इधर होगी, लेकिन हमेशा काउंट इधर से होगी, इधर से होगी। तो नई संतुलन लंबाई कितनी होगी, अब कितनी होगी, उल्टा कर दो उसका, संतुलन लंबाई जो थी उसको 100 से माइनस कर दो, संतुलन लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 45.5 इक्वल्स टू 54.5 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये नई संतुलन लंबाई इसके अंदर आएगी। समझ में आ गया कि जब आर और एस को परस्पर बदल दिया जाएगा तो संतुलन लंबाई है वो भी बदल जाएगी, वो 100 में से माइनस होगी। पहले कितनी थी, ये थी, अब कौन सी होगी, ये होगी। क्यों, एस को लेके आ गए और आरबी को यहाँ पर लेके आ गए। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो ये हमने न्यूमेरिकल केस की बेस पर, ताकि थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी आपको समझ में आए। नेक्स्ट हम चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, उसको हम चलते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। टॉपिक देखिए आज विभव मापी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट विभव मापी। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर विभव मापी क्या होता है, इसके बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे नाम से प्रश्न विभव मापी, इसको हम क्या करें, तो विभव प्लस मापी, प्लस मापी यानी विभवांतर या विद्युत वाहक बल को मापने वाला, को मापने वाला। समझ में आया। तो विभव में क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं, या एक ऐसा प्रायोगिक परिपथ है, एक ऐसा प्रायोगिक परिपथ है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का या सिरों के मध्य विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। विभव मापी एक ऐसी प्रायोगिक व्यवस्था है जिसकी सहायता से अज्ञात विभवांतर या विद्युत बल का मान शुद्धता और यथार्थता के साथ मापन किया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, शुद्धता और यथार्थता के साथ मापन करने वाला जो विद्युतीय परिपथ है, प्रायोगिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमने क्या नाम दिया है, विभव मापी है। एक्चुअली में कोई डिवाइस नहीं है, इस प्रकार का एक सर्किट डिजाइन किया गया है
कि जिसकी सहायता से हम अज्ञात विभवांतर या विद्युत बल का मान इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, शुद्धता था यथार्थता। शुद्धता था यथार्थता से, यानी इसके अंदर जो मान होगा वो पूरी तरीके से परिशुद्ध होगा, एक्यूरेट होगा, पूरी तरीके से परिशुद्ध है, एक्यूरेट है, एक्चुअल है, एकदम सही से कह सकते हैं। वो मान हमें ये देता है, कौन देता है? विभव मापी देता है। तो आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि विभव मापी एक ऐसी विद्युतीय परिपथ व्यवस्था है या प्रायोगिक व्यवस्था है जिसकी सहायता से अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान शुद्धता या यथार्थता से ज्ञात किया जाता है। अब दूसरे शब्दों में हम देखें कि हमारे पास विभव के नाम में एक वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर एक उपकरण है, ये एक डिवाइस है। ये क्या है कि डिवाइस नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई डिवाइस नहीं है, ये एक विद्युतीय व्यवस्था है, एक परिपथ है, एक परिपथ बनाते वो है। जब ये एक डिवाइस है तो वोल्टमीटर भी एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या नापते हैं? विभवांतर नापते हैं। ये भी विभवांतर नापने का काम करता है, ये भी विभवांतर नापने का काम करता है। दोनों में अंतर क्या है? ये क्या कर रहा है? शुद्धता और यथार्थता के साथ वापर करता है, जबकि ये शुद्धता के साथ एक्यूरेट नहीं देता है, ये एक्यूरेट नहीं देता है। इसके अंदर कुछ न कुछ ये त्रुटिपूर्ण है। जो विभवांतर मापेगा वो त्रुटिपूर्ण मापेगा। दोनों में ये अंतर है। कैसे मापेगा? देखिए, हम बात कर रहे हैं कि एक प्रतिरोध लेते हैं, प्रतिरोध का इसका प्रतिरोध कितना है? R, और इसके अंदर I धारा बह रही है, इसके अंदर I धारा बह रही है। जब इसके अंदर I धारा बह रही है, इसका प्रतिरोध R है, तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप होगा वो कितना होगा? V = IR। एक्चुअल में है, इसका जो वास्तविक मान आएगा, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर का वास्तविक मान आएगा वो कितना आएगा? धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यानी IR आएगा। लेकिन यदि इसको हम इस वोल्टमीटर की सहायता से मापना चाहिए, मेजर करना चाहें, तो देखिए क्या आएगा, तब क्या होगा? वोल्टमीटर हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। दिन दो सिरों के मध्य विभवांतर हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, उनके समांतर क्रम इसको हम लगाते हैं। तो यह प्रतिरोध तार R था, इस प्रतिरोध तार में I धारा बह रही थी, ये I धारा बह रही थी। अब जैसे धारा I पहुंचेगी, यहाँ संधि नियम अप्लाई होगा, इस धारा का कुछ भाग इसमें से जाएगा, इस धारा का कुछ भाग इसमें से जाएगा। सपोज ये मानकर चलते हैं यहाँ पर कि ये कितने का था? 5 ओम का था, और ये 2 एम्पियर की धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर V बराबर कितना आएगा? 10 वोल्ट। V बराबर कितना आएगा? 10 वोल्ट। अब ये जो धारा आई थी 2 एम्पियर की थी, इसमें से धारा गई, इसको मैं धारा क्या कहता हूँ? I डैश। ये धारा क्या होगी? I डैश। और इधर जो धारा जाएगी वो I माइनस I डैश। इसमें से जो धारा जा रही है वो I माइनस I डैश I माइनस I डैश। अब ये धारा क्यों इसके अंदर क्यों जाएगी? क्योंकि संधि नियम लागू हो रहा है। संधि नियम हमने तार के माध्यम से इसको जोड़ा तो संधि नियम लागू हो रहा है। तो इसका कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इसमें से ये अपने अंदर से गुजारेगा। तो अब ये विभाजन कितना नाप रहा? अगर ये V डैश हुआ तो चालक तार में बहने वाली धारा I माइनस I डैश इंटू R ये होगा। या V डैश बराबर देखिए क्या आता है? IR माइनस I डैश इंटू R। वैसे हम देखें कि इसके अंदर इसको ऐसे करेंगे, ये 2 एम्पियर की धारा आ रही है,
इसमें से 0.5 एम्पियर इसमें ले ली, इधर जाएगी 1.5 एम्पियर धारा जाएगी, ये 5 ओम का है। तो देखिए ये कितना आएगा वीडेस, अब जो वीडेस आ रहा है, अब जो वीडेस आएगा वो कितना आया 1.5 इंटू 0.5 तो कितना आया 7.5 वोल्ट, जबकि एक्चुअल में कितना है 10 वोल्ट था। एक्चुअल में कितना है 10 वोल्ट, वास्तव में कितना आना चाहिए 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 5 ओम का प्रतिरोध तार है, इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो इसकी सिरों के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप होगा वो कितना होगा 10 वोल्ट का होगा। लेकिन जैसे हमने वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर से इसका विभवांतर नापना चाहा, तो वोल्टमीटर क्या करता है कि अपने अंदर से 0.5 एम्पीयर धारा अपने अंदर से लेगा। अगर 0.5 एम्पीयर धारा अपने अंदर से ले रहा है तो इस तार में से बहने वाली धारा कितनी होगी 1.5 एम्पीयर, तो इसकी सिरों के मध्य विभवांतर कितना ड्रॉप हुआ 7.5 एम्पीयर। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में 10 वोल्ट था, जो यहाँ पर कितना आएगा 7.5 वोल्ट हो गया, यानी कितना कम हो गया 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट इसने कम ही मेजर किया, किसने वोल्टमीटर में। तो वोल्टमीटर जो विभवांतर नाप रहा है वो एक्यूरेट नहीं नापता है, वो नापता है, हम उसको कहते हैं चला लेंगे, उसको हम क्या मानते हैं कि ये इसके लगभग बराबर है, इसको हम मान लेंगे, चला लेंगे, वो स्थिति है। जबकि वास्तविक मापन नहीं करता, इसके द्वारा मापा गया मान त्रुटिपूर्ण है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए कि नहीं हमें तो वास्तविक चाहिए, हमें तो वास्तविक चाहिए कि क्या है, सपोज मार्केट से आप बैटरी लेके आए, उस बैटरी पर लिखा हुआ नहीं है, आप उसका एक्चुअल नापना चाह रहे हैं कि इसका एक्चुअल विद्युत वाहक कितना है, तो आप इस वोल्टमीटर के साथ नहीं नाप सकते, क्योंकि वोल्टमीटर से नापेंगे तो 10 वोल्ट की बैटरी को कितना बताएगा 7.5 वोल्ट बताएगा, तो वहां त्रुटि होगी। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई, एक ऐसा विद्युतीय परिपथ बनाया गया कि जिसकी सहायता से जो हम अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे वो पूरी तरीके से परिशुद्ध होगा, वास्तविक होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, और वो व्यवस्था कहलाती विभवमापी। उस व्यवस्था को हम किस नाम जानते हैं विभवमापी। तो आई थिंक आपको विभवमापी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक्चुअल में विभवमापी क्या है, एक्चुअल में विभवमापी क्या है। तो हम कह सकते हैं कि विभवमापी एक ऐसी प्रायोगिक विद्युतीय व्यवस्था है जिसके द्वारा अज्ञात विद्युत वाहक वाले विभवांतर का मान यथार्थता एवं परिशुद्धता के साथ ज्ञात किया जाता है। और ये जो विभवमापी है ये शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप यानी अविक्षेप, शून्य विक्षेप का मतलब अविक्षेप, धारा मापन में कोई विक्षेप नहीं आएगी, ये शून्य विक्षेप की स्थिति पर कार्य करता है। और शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब हुआ कि ये इस अवस्था में परिपथ से कोई धारा नहीं लेता। अगर ये परिपथ से धारा नहीं लेता तो इसके द्वारा मापा गया मान क्या होगा, पूरी तरीके से परिशुद्ध होगा, यथार्थ होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इस I डैश का मान 0 हो जाए, यदि इस I डैश का मान 0 हो जाए, इस I डैश का मान, अगर इस I डैश का मान 0 हो जाएगा तो इसके अंदर I धारा जाएगी, तो I V डैश इक्वल्स टू I R, तो V डैश और V आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर, बराबर हो जाएगा। तो यानी ये अपने अंदर से धारा नहीं गुजारे, ये अपने अंदर से धारा नहीं गुजारे तो ये वास्तविक विभवांतर का मापन करेगा। और विभवमापी को यही करता है कि जब ये शून्य विक्षेप की अवस्था में आ जाएगा तो अपने अंदर से कोई धारा नहीं लेगा, और धारा नहीं लेगा तो इसकी सिरों के मध्य जो विभवांतर इसकी सहायता से नापेंगे वो वास्तविक होगा। लेकिन यदि वोल्टमीटर के अंदर धारा ही नहीं जाए, अगर I डैश 10 नहीं जाएगा तो वोल्टमीटर पढ़ेगा क्या, क्योंकि जब तक वोल्टमीटर के अंदर से धारा नहीं जाए, करंट फ्लो नहीं होगा, वो वर्क ही नहीं करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो वोल्टमीटर ऐसा नहीं कर सकता, ये तो अपने अंदर से धारा लेगा ही लेगा, अगर ये धारा नहीं लेगा तो ये काम नहीं करेगा, ये चालू ही नहीं होगा। तो फिर हमें क्या रीडिंग देगा, हम क्या पढ़ाएंगे, पढ़ लेंगे, तो ये वर्किंग ही नहीं कर पाएगा। तो वर्किंग के लिए, वोल्टमीटर वर्किंग के लिए जरूरी है कि अपने अंदर से धारा गुजारे, और जैसे ये धारा गुजारेगा ये जो मान हम चाह रहे वो मान है ये नहीं दे पाएगा, ये कुछ कम मान देगा जो कि त्रुटिपूर्ण होगा। तो विभवमापी द्वारा मापा गया मान त्रुटि रहित होता है, वास्तविक होता है, एक्यूरेट होता है, जबकि वोल्टमीटर द्वारा मापा गया मान त्रुटिपूर्ण होता है। ये इसको हम कहते हैं कि चला लेंगे, चल जाएगा, ये वाली स्थिति है।
तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आगे सब कुछ इसी पर रहने वाला है। हम आपकी एक ऐसी प्रायोगिक, वहां पे एक ऐसी प्रायोगिक परिपथ, एक ऐसी प्रायोगिक परिपथ व्यवस्था है। वहां पे एक ऐसी प्रायोगिक परिपथ व्यवस्था है जिसके द्वारा अज्ञात विभवांतर, जिसके द्वारा अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक, अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल, अज्ञात विभवांतर विद्युत वाहक बल का मान यथार्थता एवं परिशुद्धता, यथार्थता एवं परिशुद्धता के साथ ज्ञात किया जाता है। ये देखिए, विभवा में एक ऐसी प्रायोगिक परिपथ व्यवस्था है जिसके द्वारा अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान यथार्थता एवं परिशुद्धता के साथ ज्ञात किया जाता है। ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है अविक्षेप, अविक्षेप माने शून्य विक्षेप। ये अविक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अविक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात अविक्षेप की स्थिति में, अर्थात अविक्षेप की स्थिति में यह परिपथ से कोई धारा अपने अंदर से नहीं गुजारता, अपने अंदर से नहीं गुजारता है, अपने अंदर से नहीं गुजारता। अविक्षेप की स्थिति में यह परिपथ से कोई धारा अपने अंदर से नहीं गुजारता है। इस कारण इससे मापा गया विभवांतर, इस कारण से मापा गया विभवांतर है, इस कारण से मापा गया विभवांतर या विद्युत वाहक बल वास्तविक होता है। तो ये स्थिति
कि वहां पे एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है जो अज्ञात विभवांतरीय विद्युत बल का मापन परिशुद्धता के साथ करता है, यानी ये अविक्षेप के सिद्धांत पर, अविक्षेप की स्थिति पर कार्य करता है। और अविक्षेप का मतलब जब परिपथ में धारामापी में विक्षेप शून्य आ गया तो उस अवस्था में ये परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करेगा, अपने अंदर से कोई धारा नहीं गुजरेगा। और जब अपने अंदर से धारा नहीं गुजरेगी तो इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक एवं सही होता है, वास्तविक एवं परिशुद्ध होता है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, ये इसकी परिभाषा कह सकते हैं, नोट कर लिया होगा। इसके आगे हम और समझते हैं, जो समझा उसी को लिखते हैं, जो समझा है उसी को हमें लिखने का प्रयास करें। अब जो इतना कम समझ में आ गया कि विभवमापी है वो शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित है। ये कोई वैसे डिवाइस नहीं है, एक परिपथ व्यवस्था है और ये शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित है। और जब विभवमापी शून्य विक्षेप की अवस्था में आएगा तो परिपथ से कोई धारा नहीं लेगा, और धारा नहीं लेगा इसलिए इसके द्वारा मापा गया जो विभवांतर है तो आप बोलो परिशुद्ध यथार्थ है, एक्यूरेट होगा। वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ, वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ के एक ऐसा उपकरण जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं, एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करता है। परंतु वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया विभवांतर त्रुटिपूर्ण होता है, परंतु वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया विभवांतर त्रुटिपूर्ण होता है क्योंकि वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है तो ये है अपने अंदर से, जैसे धारा का कुछ अंश अपने अंदर से धारा का कुछ अंश गुजारता है, जिसके कारण उन दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक, जिसके कारण उन दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक
विभवांतर का मापन नहीं होता है, वास्तविक अंतर का मापन नहीं होता है। ये चीज इसके अंदर है। वोल्टमीटर क्या करता है कि वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करता है, परंतु वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर त्रुटिपूर्ण होता है, क्योंकि जब वोल्टमीटर विभवांतर का मापन करता है तो ये अपने अंदर से धारा का कुछ अंश गुजारता है, अपने अंदर से धारा का कुछ अंश निकलता है, अपने अंदर से धारा कुछ अंश, अपने अंदर से धारा कुछ अंश गुजारता है, जिसके कारण उन दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक विभवांतर का मापन नहीं होता है, अर्थात मापा गया विभवांतर त्रुटिपूर्ण होता है, अर्थात मापा गया विभवांतर त्रुटिपूर्ण होता है, मापा गया विभवांतर त्रुटिपूर्ण होता है। इसको आप नोट करो। ओके, इसको नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देता हूं इसके आगे। फिजिक्स को समझने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, और कॉन्सेप्ट को यदि आपने समझ लिया तो फिजिक्स बड़ी इजी वे में समझ में आएगी। रटने वाली चीज नहीं, रट्टा नहीं मार पाएंगे, बिल्कुल रट्टा नहीं मार पाएंगे। फिजिक्स एक नेचुरल थिंकिंग है जो आपके माइंड को की क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, आपके माइंड की थिंकिंग को बढ़ाती है। नेचर कैसे हुआ, क्या चीज है, सोचने पर, समझने पर, विचार करने पर ध्यान दे रही है, उस चीज को समझिए, इसे कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कीजिए। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। वोल्टमीटर पढ़ा, पोटेंशियोमीटर पढ़ा, तो देखिए अब आगे इसको हम करते हैं। जैसे यदि किसी चालक कार, जैसे यदि किसी चालक कार जिसका प्रतिरोध R है तथा उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके सिरों के मध्य वास्तविक विभवांतर, उसके सिरों के मध्य वास्तविक विभवांतर R है और इसमें धारा I है, उसके सिरों के मध्य वास्तविक विभवांतर V इक्वल्स टू I R, ये उसके सिरों के मध्य वास्तविक विभवांतर है। अब यदि इस विभवांतर को वोल्टमीटर, इस विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाए तो अब यदि इसको वोल्टमीटर द्वारा मापा जाए तो क्या है, ये I धारा आ गई,
इधर इस धारा का आई डैश भाग आ गया, इस वाले भाग में जो धारा जाएगी वो आई माइनस आई डैश, इसका प्रतिरोध आर है। अब यदि इस विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाए तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक हो गया, वी डैश बराबर क्या आएगा, आई माइनस आई डैश इंटू आर। वी डैश बराबर आई माइनस आई डैश इंटू आर आ गया, ठीक है। या वी डैश बराबर आई आर माइनस आई डैश इंटू आर, आई डैश, या वी डैश बराबर वी माइनस, ये वी हो गया, आई आर क्या है वी माइनस आई डैश इंटू आर, या देखिए वी डैश को लेस देन वी डैश देन वी, अर्थात इससे मापा गया विभवांतर उसके बराबर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, उससे कम हो गया, उससे कम हो गया। जहां आई डैश वोल्टमीटर से, जहां आई डैश वोल्टमीटर से गुजरने वाली धारा, आई डैश ऊपर ही लिख देता हूं इसको, जहां आई डैश लिखता हूं, जहां आई डैश वोल्टमीटर से, आई डैश वोल्टमीटर से गुजरने वाली धारा, आई डैश वोल्टमीटर से गुजरने वाली धारा यदि आई डैश बराबर 0, यदि आई डैश बराबर 0 तो वी डैश बराबर आई डैश बराबर 0 तो वी डैश बराबर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये था, तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगी, वोल्टमीटर की तुलना में विभवांतर श्रेष्ठ, वोल्टमीटर की तुलना में विभवांतर श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि विभवांतर द्वारा मापेगी जिसका प्रतिरोध V बराबर विभवांतर V बराबर आ जा रहेगा, ये वास्तविक है, ये विभवांतर के द्वारा मापने से आ रहा है। जबकि यदि वोल्टमीटर में लगा देंगे तो वोल्टमीटर अपने अंदर से कुछ धारा गुजारेगा, उस धारा के कारण से इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर आएगा वो V डैश बराबर V माइनस आई डैश इंटू आर आएगा। V जो पहले वाला था तो V डैश है वो V से क्या हो गया, कम हो गया। यदि आई डैश का मान 0 कर दे तो V डैश बराबर V है, यानी कि यदि वोल्टमीटर में बहने वाली धारा का मान 0 हो जाए तो वोल्टमीटर वर्क ही नहीं करेगा, तो वोल्टमीटर वर्क ही नहीं करेगा। नोट कर लिया, आप इसको नोट कर लो, इसके आगे लिखते हैं। यदि आई डैश बराबर 0 तो वी डैश बराबर वी डैश बराबर वी, ये हो गया। परंतु यहां पर एक चीज और आ रही है, इसको समझना जरूरी है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। वी डैश बराबर 0, यहां देखिए लिखता हूं, यदि आई डैश बराबर 0 तो वी डैश बराबर वी, परंतु इस स्थिति में वोल्टमीटर काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। आई डैश बराबर 0 तो वी डैश बराबर वी है, परंतु इस स्थिति में वोल्टमीटर काम नहीं करेगा। कौन सी स्थिति में? आई डैश बराबर 0 कर दिया। आई डैश क्या? वोल्टमीटर से गुजरने वाली धारा है। इस वोल्टमीटर से गुजरने वाली, यदि वोल्टमीटर से कोई धारा ही नहीं गुजारेंगे तो क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, वोल्टमीटर काम नहीं करेगा। अर्थात अतः वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर
अतः वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर त्रुटिपूर्ण होता है। अतः वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर त्रुटिपूर्ण होता है, जबकि विभवमापी द्वारा मापा गया विभवांतर सही होता है, सही होता है। परिशुद्ध पूरी तरीके से एक्यूरेट होगा, वोल्ट विभवांतर नापेगा, वो पूरी तरीके से शुद्ध विभवांतर नापेगा। और लास्ट में लिख देंगे नोट लगाकर वोल्ट विभवांतर एक ऐसा आदर्श वोल्टमीटर है, विभवांतर एक ऐसा आदर्श वोल्टमीटर है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। विभवांतर एक ऐसा आदर्श वोल्टमीटर है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। ध्यान देना, इस टाइम को वेरी इंपॉर्टेंट है। विभवांतर एक ऐसा आदर्श वोल्टमीटर है, विभवांतर क्या है? आदर्श वोल्टमीटर है। और हम जानते हैं आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। लेकिन वोल्टमीटर आदर्श हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उससे धारा लेनी पड़ेगी, और धारा लेनी पड़ेगी तो एक्यूरेट मान नहीं दे पाएगा, और यदि धारा नहीं लेगा तो वर्क नहीं करेगा। लेकिन विभवांतर शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित है, और इस अवस्था में परिपथ से कोई धारा नहीं ले रहा, और धारा नहीं ले रहा, इसका प्रतिरोध कितना हो गया? इसका प्रतिरोध कितना हो गया? अनंत हो गया। तो ये चीज आपको पहले समझ में आई होगी। आज जो हमने आपको समझाया है कि विभवांतर और वोल्टमीटर दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, तो कौन सा श्रेष्ठ होगा? विभवांतर, क्योंकि ये शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित है। ओके, थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, विभवांतर की संरचना, और फिर हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। विभवांतर की संरचना, तो संरचना की बात करें तो विभवांतर कुछ नहीं है। विभवांतर क्या है? एक लकड़ी का तख्ता है, उस लकड़ी की तख्ते पर 10 मीटर लंबा वायर लगा, और कुछ नहीं। विभवांतर क्या है? एक लकड़ी का तख्ता है, यानी लकड़ी का बॉक्स है, लकड़ी के बॉक्स पर 10 मीटर लंबा प्रतिरोधक तार, जो कि यूरेका, मैग्नीशियम, कांस्टेंटन का बना होता है। इसी का क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि जब तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो तार गर्म हो जाएगा, उसके कारण उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन ये जो मिश्र धातु है, यूरेका, मैग्नीशियम, कांस्टेंटन, इनका प्रतिरोध तार के गर्म होने के साथ साथ नहीं बढ़ता है, बहुत ही कम बढ़ता है। इसलिए इसको हम काम में लेते हैं, बस यही है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, देखेंगे दिस इज, ये इसको देख सकते हैं, ये विभवांतर है। क्या है? आपको दिख रहा है लकड़ी का तख्ता है, लकड़ी का एक तख्ता है। इस लकड़ी के तख्ते पर इसके अंदर 10 मीटर लंबा वायर है, या स्केल लगी हो, जैसे मीटर से दिखा तो वैसे का वैसे स्केल है, 0 से 100 संख्या इस पर अंकित है, 100 सेंटीमीटर तक है। इसमें वायर है 10, कि प्रत्येक वायर 1 मीटर लंबा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वायर है श्रेणी क्रम में, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 मीटर लंबा वायर है। ये एक मीटर के नहीं 10 मीटर लंबा वायर है, जिसको इस प्रकार से जोड़ दिया गया है, इसके ऊपर बना दिया गया है। यही विभवांतर है।
यही होमोग्राफी है। अब इसको हम परिपथ से कनेक्ट करते हैं तो पूरी परिपथ व्यवस्था तैयार होती है, जिसकी सहायता से हम अज्ञात विद्युत वाहक वाले विभवांतर का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, वो हम आगे आपको समझाएंगे। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि होमोग्राफी क्या चीज है एक्चुअल में। होमोग्राफी में मुख्यतः 10 मीटर लंबा प्रतिरोध तार, जो कि मुख्यतः 10 मीटर लंबा प्रतिरोध तार, जो कि मुख्यतः 10 मीटर लंबा प्रतिरोध तार, जो कि मैंगनीज यूरेका या कांस्टेंटन, मैंगनीज यूरेका या कांस्टेंटन जैसी मिश्र धातु का बना होता है। जैसी मिश्र 10 मीटर लंबा प्रतिरोध तार, जो कि मैंगनीज यूरेका कांस्टेंटन जैसी मिश्र धातु का बना होता है, मिश्र धातु का बना होता है। लकड़ी के एक बॉक्स पर कसा रहता है, लकड़ी के एक बॉक्स पर कसा रहता है। इस प्रतिरोध तार का विशिष्ट प्रतिरोध, इस प्रतिरोध तार का ध्यान रखना, इस प्रतिरोध तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक, इस प्रतिरोध तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक एवं प्रतिरोध तापमान, प्रतिरोध तापमान न्यून होता है। ये एक चीज याद रखना, न्यून होता है। यानी कि प्रतिरोधक तार जिसके बने होते हैं उनका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होगा, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होगा एवं प्रतिरोध तापमान न्यून होगा। और जो नुआ है इसका प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। तो ये आप इसको कर सकते हैं। यूमा भी मुख्य 10 मीटर लंबा प्रतिरोध तार, जो कि मैंगनीज यूरेका या कांस्टेंट जैसे मिश्र धातु का बना होता है, लकड़ी के एक बॉक्स पर कसा रहता है। इस प्रतिरोध तार का विशिष्ट, इस प्रतिरोध तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक एवं प्रतिरोध तापमान न्यून होता है, न्यूनतम होता है। ये प्रतिरोध तार सिरे ए व बी के मध्य कसा होता है, ए और बी के मध्य कसा होता है। सिरे ए को बैटरी कुंजी तथा धारा नियंत्रक, बैटरी सिरे ए को बैटरी कुंजी तथा धारा नियंत्रक से
श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राथमिक परिपथ को पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है। इस चीज में आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसके साथ होता है। देखते हैं, इसको आपको मैंने दिखा दिया ये, और यहाँ पर हम इसको लिख लो ताकि मैं इसका प्राथमिक परिपथ आपको बना दूं। तो ये विमापी में कुछ नहीं है, ये 10 मीटर लंबा वायर है। तो किसका बना होता है? मैग्नीज मिलेगा कांस्टेंट का बना होता है। इसी का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध कुछ होता है, एक प्रतिरोध अवनाट न्यून होता है, जिसके कारण से इसमें धारा प्रवाहित होती है, जिसका प्रतिरोध नहीं बढ़ता। ये इसका मुख्य रीजन है। ओके, अब इसकी थोड़ी सी प्रायोगिक व्यवस्था देख लेते हैं। प्रायोगिक व्यवस्था ये ए बी, लकड़ी के बॉक्स पर है 10 मीटर लंबा वायर, इसी को मैंने 10 मीटर माना है। इसका पॉइंट सिरा ए है, इस सिरे ए को हमने बैटरी, हमेशा ध्यान रखना सिरा ए, विमापी का सिरा ए है वो बैटरी के प्लस से जुड़ा होगा, बैटरी का नेगेटिव यहाँ पर हमने कुंजी से जोड़ दिया, और इस कुंजी का एक सिरा हमने किससे जोड़ दिया? धारा नियंत्रक से, और धारा नियंत्रक इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये इसका बनेगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्राथमिक परिपथ में लगी बैटरी है, ये कुंजी के है, ये धारा नियंत्रक है आर है। ठीक है, ये इसका कहलाता है प्राथमिक परिपथ। विमापी का प्राथमिक परिपथ ए बी क्या है? विभवमापी तार, विमापी तार ए से बी तक विमापी का तारा 10 मीटर लंबा वायर है। इस तार को हमने ए और बी दो बिंदुओं के मध्य, लकड़ी का बॉक्स है उसके दो बिंदुओं के मध्य कस के रखा, जैसे ये इसको हमने ए माना, इसको हमने क्या मान लिया? ए सिरा। ये इसका एक सिरा हो गया, ए सिरा क्या हो गया? बी सिरा हो गया। तो ए और बी सिरों के मध्य 10 मीटर लंबा वायर कसा रहता है। अब इसका सिरा ए है, इस सिरे ए को हम बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कुंजी से कनेक्ट कर दिया, कुंजी का अंतिम सिरा हमने धारा नियंत्रक से कनेक्ट कर दिया, और धारा नियंत्रक को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? इसे बी से कनेक्ट कर दिया। तो ये इसका परिपथ तैयार होगा, प्राथमिक परिपथ। विभवमापी की सहायता से आप जो भी ज्ञात करना चाह रहे हैं ये चेंज नहीं होने वाला, ये प्राथमिक परिपथ आपका ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। तो इसको हम इसका प्राथमिक परिपथ के नाम से जानते हैं। ओके, आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम विभवमापी के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे कि विभवमापी का प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्किंग करेगा, और इसकी सहायता से हम किस किस प्रकार से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कीजिए, क्योंकि समय काफी निकल चुका है। ऑफलाइन हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो चुकी हैं, पढ़ना आपको है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास जैसे तैसे जिस प्रकार से भी हमें समय मिलता है वैसे हम आपको वीडियो बनाकर आपके पास सेंड कर रहे हैं। ये इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हम आपकी पढ़ाई के प्रति काफी सीरियस हैं, काफी एक्टिव हैं। जैसा भी समय मिलता है वैसे हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही वीक आ रहा है, उससे हम डिसअपॉइंटेड हैं। उससे हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम इतनी मेहनत करने के पश्चात आप लोग सक्रिय क्यों नहीं हो रहे, अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं। पढ़ना खुद को पड़ेगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ हम एक माध्यम है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए सीरियस होके अपनी पढ़ाई को पढ़िए, जो समझ में नहीं आ रहे वो हमसे पूछिए, और अपने अंदर मानवीय मूल्यों का विकास कीजिए, क्योंकि शिक्षा आपको एक मानवता का गुण सिखाती है, इंसानियत का गुण सिखाती है, एक आपको अच्छे नागरिक के रूप में, योग्य नागरिक के रूप में, जिससे समाज के अंदर एक अच्छी पहल का विकास हो, उसमें एक सकारात्मक
सोच पनप सके, उसका विकास हो सके, तो उसको आप फोकसित करें और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।